अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी सहर बुखारी। आई एम प्रेजेंटिंग अचीवर्स टॉक। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो इनेबलर की कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और इसके अलावा वो लम्स में और बीकन हाउस में इंग्लिश की क्लासेस भी ले चुकी हैं। सो गॉर्जियस, ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड मिस सना खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सहर फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाहूँगी कि इंग्लिश क्लासेस की जब हम बात करते हैं ना, तो लैंग्वेज ट्रेनर का रोल बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत वाउंड अप हो जाता है। तो इट्स एक्चुअली अ लॉट मोर देन दैट, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट लैंग्वेज, इट्स नॉट जस्ट द लैंग्वेज, इट्स कम्युनिकेशन, इट्स सॉफ्ट स्किल्स ऑल रोल्ड इनटू वन। So enablers में जैसे आपने बताया कि I'm doing corporate trainings, I'm also doing TOT programs there, which means I'm training the trainers as well as students, alumni body, current students etc. तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्रेनिंग के दायरा कार में आ जाती हैं। ओके, इतनी वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी आपने ट्रेनिंग वाली फील्ड को क्यों चूज़ किया और कब ये सजेस्ट किया कि नहीं मुझे ट्रेनिंग में जाना चाहिए, स्पेशली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में? एक बिजनेस क्लास को आप ट्रेन कर रहे होते हो। अच्छा, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और एजुकेशन जो है ना, उसमें बहुत बड़ा गैप है। और आई थिंक ये इतना ही बड़ा गैप है मेरी स्पेशलिटीज़ में और मेरे मेजर्स में, जितना कि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स का गैप है कि वो डिग्री कौन सी कर रहे होते हैं और उनका एप्टीट्यूड किस तरफ होता है। और ऑब्वियसली जिस तरह काउंसलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं होती। सो आई डिड माई एमफिल इन बायोडाइवर्सिटी। ऑनर्स में मेरे थीसिस, एमफिल में थीसिस, उसके बाद साइंटिफिक पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, सारी पब्लिशिंग जो है वो बायोलॉजी की है और मेरा फोकस था मेरीन साइंसेस। लेकिन आई ऑलवेज हैड दिस थिंग, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज इट्स अ क्लीशे कि मैं बचपन से ही बनना चाहती थी। बचपन से तो कोई भी मुझसे पूछ रहा था तो मैं टीचर बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे टीचर बहुत अच्छे लगते थे। वो पेपर में किस तरह मार्किंग करते हैं, कैसे बड़े बड़े से क्रॉस लगा के 0 नंबर लोगों को दे देते। बट एज आई ग्रू अप आई ऑलवेज फेल्ट दिस गैप, एंड नोबडी हैज़ आई मीन सेड दिस इनफ इन पाकिस्तान कि स्टूडेंट्स ने कहाँ जाना है, उनका साइको एनालिसिस, उनकी साइकोमेट्रिक टेस्ट, उनकी पर्सनालिटी टाइप इंडिकेटर के टेस्ट क्या होने चाहिए। ये तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आई थिंक अब आए हैं पाकिस्तान में। तो जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में थी तब इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, लेकिन मुझे हमेशा से एक गैप फील होता था। ये नहीं पता होता था कि इस गैप को लेबल क्या करना है मुझे, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि देयर शुड बी समथिंग वेयर स्टूडेंट्स कैन गेट द लिंकेज बिटवीन व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट आर दे गोना डू इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। And the same dilemma happened with me because I tried, trust me, I tried my level best कि मैं बायोलॉजी छोड़ के फ्लंक करके किसी तरह 2 साल के बाद मैं क्रिमिनोलॉजी पढ़ लूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस में चली जाऊँ या मीडिया स्टडीज़ पढ़ लूँ, और कुछ नहीं तो मैं उर्दू लिटरेचर ही पढ़ लूँ। बट पाकिस्तानी सिस्टम ने कभी उसको अलाउ नहीं किया। So fortunately after my honors I got a chance to go abroad. I did a certification. It's called TESOL, which is Teaching English to Speakers of Other Languages. तो वो मैंने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी। उसके बाद मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ी जो पाकिस्तान में मुझे कोई इसलिए नहीं पढ़ने देता था कि आपकी डिग्री बायोलॉजी है तो अब आप यहाँ नहीं आ सकती, साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकती, या आप मीडिया कम्युनिकेशन नहीं पढ़ सकती, या उर्दू में या इंग्लिश में नहीं जा सकती। So when I came back, I didn't start the MPhil degree right away. I wanted to work. Especially I had very great interest in hospitality. तो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में उनकी डिजिटल मार्केटिंग की साइड को 2016-17 में मैंने कवर किया, जब लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की नीश का पता ही नहीं था कि वो होती क्या है या उसको लेवरेज कैसे कर सकते हैं टू ब्रिंग द बिजनेस। देन आई स्विच्ड एंड आई थिंक आई वेरी स्मूथली ट्रांजिशन इनटू ट्रेनिंग्स। फिर मैंने गौतम के साथ काम किया कुछ अर्सा। देन आई वेंट फॉर वर्किंग एट लम्स। उनके फेलोशिप प्रोग्राम्स होते थे NOP स्टूडेंट्स के साथ, वो करवाए। देन आई गॉट इनटू UET, वहाँ पे उनके फंक्शनल इंग्लिश के कोर्सेज थे, फेलोशिप बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, फिर सॉफ्ट स्किल्स भी साथ साथ आती जाती हैं। जो मैं शुरू में आपको कह रही थी कि लैंग्वेज जो है वो फिर सिर्फ लैंग्वेज नहीं रहती, बिकॉज आई एम नॉट MA इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स, जिनको खुद ना तो अंग्रेज़ी आती है और ना ही दे, आई एम वेरी सॉरी बट ये हकीकत है पाकिस्तान में कि MA इंग्लिश लोग जो हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको कम्युनिकेशन ही नहीं आती। तो और बहुत अफसोस की बात है, लेकिन आई डिडंट स्टॉप देयर। सो आई केप्ट स्विचिंग टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन ऑल दीज 8 years। कोई 3-4 प्रेस्टिजियस इदारों के साथ काम किया। अभी भी आई एम वर्किंग एज अ मास्टर ट्रेनर एट इनेबलर्स। तो उसमें जितने स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं
जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जितने ट्रेनर्स और टीम लीड्स और प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेवल के लोग काम कर रहे हैं, उन सबको सॉफ्ट स्किल्स की और कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग देना, ये मेरा काम है। तो जो डिग्री थी उससे इसका बहुत फासला है इन अ सेंस, लेकिन मैं इसको बहुत वैल्यू करती हूँ बिकॉज मेरा ख्याल है कि इसने मुझे ग्रो करने में बहुत हेल्प किया। दैट्स प्रीटी मच। सो पाकिस्तान में ना एक फ़ीमेल का इतना वेल एजुकेटेड होना और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन जो गैप ख़त्म करती है ना फीमेल के, वो अपनी सॉफ्ट स्किल के थ्रू मैसेज कन्वे करती हैं कंसाइज करके या अंडरस्टैंड करती हैं, ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करती हैं, तो उन्हें बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो आपको किस किस चैलेंज को फेस करना पड़ा? देखिए, प्रोफेशनली अगर मैं ये बात करूँ कि मुझे मटेरियल कलेक्ट करने में या उस चीज़ को डेवलप करने में या डिलीवर करने में कोई मसला आया, तो आई डोंट थिंक सो। वो इसलिए नहीं आया कि मेरा प्राइमरीली जो मेरा माइंडसेट था वो कभी भी बायोलॉजी रेलेवेंट या ओरिएंटेड था ही नहीं। मेरा हमेशा से वो करिकुलम डिज़ाइन, असेसमेंट डिज़ाइन, डिफरेंट थेरीज पढ़ना, पुट टू टेस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इस तरह का मेरा इंटरेस्ट था। सो आई वुड रीड अप लाइक, अब एक चीज़ है जिसमें आप डिग्री में यू आर स्पेसिफिकली इन्वॉल्व, आप के पास क्रेडिट आवर्स हैं जिसमें यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू टेक द एग्ज़ाम, यू हैव टू पास। 80% से कम नंबर आएंगे तो आप पास नहीं कर सकोगे, तो वो आप मारे बांधे ज़बरदस्ती पढ़ते हो। एक चीज़ है जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आप उसको पढ़ते जाते हो और उसमें थकते नहीं हो। सो वो वाली जो मेरी इंटरेस्ट की चीज़ें थी उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया इन माई ट्रेनिंग करियर, और मैं कभी भी नहीं थकी। मुझे एज सच कभी वो जो है जैसे राइटर्स ब्लॉक आता है उस तरह ट्रेनर्स ब्लॉक भी एक चीज़ है, तो वो ट्रेनर्स ब्लॉक अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं आया कभी भी। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे आता रहा वो ये है, और ये थ्रू आउट आता रहा, जिसमें आई थिंक ग्रोथ माइंडसेट की कमी होना, फिक्स्ड माइंडसेट एक्सट्रीमली ज़्यादा होना, हमारी ऑल्टर ईगो जो है ट्रेनीज में बहुत ज़्यादा होना कि ये कल की बच्ची हमें पढ़ाएगी, ये वाली लाइन जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा है मेरे लिए। और लेग पुलिंग स्टार्ट हो जाती है कि मतलब ये मल्टी टैलेंटेड है, इसे सब कुछ आता है और कन्विंसिंग पावर है, तो फिर जो आपको लोगों को फेस करना पड़ता है ना, वो आप समटाइम बाउंड हो जाते हो, खौफजदा हो जाते हो कि नहीं मतलब ये हमसे किस तरह होगा। लेकिन उसमें स्ट्रांगली अपने आप को लेकर चलना और अपनी स्किल को इम्प्रूव करके दूसरों को उसमें इंगेज करना मेन चैलेंज ये होता है। ट्रू। तो खैर, लेकिन सबको फेस करना पड़ता है, लेकिन आप जैसे जो ब्रेव होते हैं वो कम होते हैं क्योंकि मोस्टली फीमेल जो हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और शायद समटाइम वो अपनी जगह छोड़ देती हैं ये सोच के कि नहीं मैं ये सब कुछ फेस नहीं कर सकती, क्योंकि हम जिस माशरे में सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे फीमेल को यही कहा जाता है, अच्छा आपने चुप रहना है, आपने इस तरह बात नहीं करनी, कोई ऐसे बोले आपने साइड पे हो जाना। हाँ, अच्छा सर, उसमें ब्रॉटअप का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे घर में एक तो हमारी अम्मियाँ हमें मार के ये बताती है ना कि नहीं खामोश आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, आर्ग्यू नहीं करना, बेशक लॉजिक है उसके अंदर, क्योंकि लॉजिक से लोग पुट ऑफ हो जाते हैं। और इसमें ख़ास तौर पे आपके जो मेल मेंबर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपनी फादर के घर में हैं तो फादर है या भाई है आपका, उसका बहुत रोल है कि वो आपको किस तरह से आपके पोटेंशियल को अनलीश करने देता है या नहीं देता है। मैं अगर सच बताऊं तो मेरी जितनी भी प्रोफेशनल ग्रोथ है, इवन पर्सनल ग्रोथ है, उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत बड़ा रोल है, और मैं कभी भी शाय अवे नहीं करती इस चीज़ को बताने से कि आज जो मैं हूँ उसमें 99.9% उनका हाथ है। 1% मेरा छोटा सा पोटेंशियल था जिसको उन्होंने पॉलिश कर करके उसको बाहर निकलने में मजबूर कर दिया कि ऐसे चलें। एवरी टाइम व्हेन आई हैव टू से समथिंग न्यू, आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू, आई हैव टू गो टेक अप ऑन अ चैलेंज, उनका हमेशा एक ही फिक्रा होता है कि तुम कर लोगे क्योंकि तुम कर सकती हो। अब वो आप नहीं भी कर सकते और अंदर से आप डर भी रहे हो ना, तो यू हैव टू पुट ऑन अ ब्रेव फेस कि नहीं मुझे जाना है और मुझे करना है, एंड आई हैव टू प्रूव हिम राइट। आई कैन नॉट लेट पीपल डाउन, आई कैन नॉट लेट माई हस्बैंड डाउन बिकॉज ही इज़ पुटिंग सो मच ट्रस्ट इन मी। सो और फिर हमेशा उनकी काउंसलिंग भी साथ रहती है कि वर्क स्पेस में आपने कैसे मैनेज करना है, आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका उठना बैठना, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत जज होती हैं ख़वातीन की। ऑनेस्टली पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर रह के काम करना बहुत ट्रिकी काम है, इट्स अ ट्रिकी बिजनेस। सो अगर आपके साथ कोई सही काउंसिल करने वाला है, सही ओरिएंटेशन देने वाला है, सही सेंस ऑफ नेविगेशन देने वाला है, तो इट्स अ ब्लेसिंग। और अगर नहीं है तो फिर आपको खुद बन जाना चाहिए। ओके, आपकी लाइफ की कोई 5 मिस्टेक? 5 मिस्टेक्स, ये तो कम नंबर है बहुत।
अच्छा, अभी जो आप सोचती हैं कि ये नहीं होनी चाहिए थी, या ये सोचती हैं कि वो होने से आपने अपनी लाइफ के बहुत से डिसीजन ऐसे थे जिन्हें बेटर किया? मतलब समटाइम मिस्टेक ऐसी भी होती है ना, जो आपको उस वक्त लग रहा होता है हमसे गलती होगी, लेकिन वो आपकी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत हाँ, अच्छा, रेट्रोस्पेक्शन की बात कर रही हैं आप, ये बहुत अच्छी चीज़ है वैसे। रेट्रोस्पेक्शन इज समथिंग दैट आई ऑफ्टन डू। गलतियों पे आप नंबर नहीं लगा सकते, और मैं तो इनको गलतियाँ कहती भी नहीं हूँ। आई वुड से लाइक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, नोबडी हैज़ टू एग्री विद इट। मैं इसके कहूँगी कि ये लर्निंग की कॉस्ट है, और लर्निंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और वो आपको देनी ही पड़ती है अगर आपको ग्रो करना है। क्योंकि जब आप वो कॉस्ट बेयर करना बंद कर देते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना, तो वहीं पे आपकी ग्रोथ भी खत्म हो जाती है। यू कैन नॉट टेक अप अ न्यू चैलेंज, यू कैन नॉट गो ऑन इन अ न्यू रोल। फिर आप वहीं सारी जिंदगी उसी रट में फंस के वो 50 साल की जॉब करके रिटायरमेंट ले लेंगे। दैट्स गुड, लोगों के लिए बड़ा सेफ वो चीज़ है, लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जिनके दिमाग को ये बात समझ नहीं आती। इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू देम कि एक ही चीज़ को कर करके आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। यू डोंट इवन नीड an extra training, an extra hand, counseling or guidance from somebody. It becomes so easy for you कि वो आपका second nature बन जाता है, आप उसको रूटीन की तरह रिफ्लेक्सिवली करते रहते हो। But where is the fun in that? So human is designed like that, लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज़ को suppress कर देते हैं, अपनी innate nature को, और वो एक ही काम करते करते सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। Good for them. बट अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको यू हैव टू मेक योर मार्क इन द वर्ल्ड, यू नीड टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू नीड टू वॉक, रन, drag yourself out of the bed, you have to throw yourself into the ditch, do that, but learn something. Okay. अच्छा, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन सी ऐसी 4 हैबिट्स हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए, जिससे आप लाइफ में कभी आपका फेलियर भी आए तो आप फिर उसको निगलेक्ट करके, उसे साइड पे करके आप आगे सक्सेस की तरफ चले जाते हो? अच्छा, ये 4 ज़रूरी हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं? नहीं, ज़्यादा हो सकते हैं, बट 4 अगर आप बताएं, ताकि सुनने वाले को समटाइम ऐसा होता है कि लोग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो जी नहीं रहे होते। कोई एक ऐसी पर्सनालिटी होती है, ऐसी शख्सियत होती है जिसके कहे हुए सिर्फ 2-4 अल्फाज ऐसे होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो उसकी लाइफ को बदल देते हैं। बिल्कुल, मतलब की पॉइंट में जो चीजें होती हैं वो माइंड में रह जाती हैं। तो आपका तो वैसे भी कम्युनिकेशन का काम है, ट्रेनिंग का काम है। अच्छा, सो वैसे तो सहर इसके ऊपर सेल्फ हेल्प की कुछ 20 किताबें लिखी जा चुकी हैं। स्टीवन कोवी किताब हम सबको पता है। सना खान इस बारे में क्या कहती है? मेरा पर्सनल ओपिनियन और जो हम्बल एक्सपीरियंस है अब तक का छोटे से करियर का, वो ये कहता है कि नंबर 1, you have to have punctuality. Okay. You have to have clear vision. Number 2, you have to have emotional intelligence in terms of कि अगर आप गिर भी गए हैं, सक्सेस नहीं मिली आपको, जो आपकी सक्सेस की डेफिनेशन थी उस पर पूरा नहीं उतरी अभी चीज़, तो उसको पर्सनल लेने के बजाय उसका एज अ थर्ड पर्सन गेट आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस फॉर अ मिनट, टेक अ बर्ड्स आई व्यू एंड थिंक अबाउट द एक्सपीरियंस के व्हाट वेंट रॉन्ग, वेयर कुड आई हैव बिन बेटर। सिर्फ उसी सेंस में आपकी सक्सेस पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज तो आप उसको देख देख के सारी ज़िंदगी रोते ही रहेंगे, जो कि हम लोग करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, प्रोक्रेस्टिनेशन कट करके कंसिस्टेंट होना। कंसिस्टेंसी इज़ द की। 80% ऑफ द सक्सेस अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, नॉट मी, 80% ऑफ द सक्सेस लाइज इन कंसिस्टेंसी। तो आपके अंदर जितना ग्रिट है, जितनी परसिवेरेंस है, जितना आप किसी चीज़ को मुस्तकिल मिजाजी के साथ कर सकते हैं, गिवन कि आपका राइट गोल है, गिवन कि आप सही काइंड ऑफ एफर्ट, सही अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट कर रहे हैं, सही टाइम दे रहे हैं उसको, और ठीक आपके माइलस्टोन्स हैं। ऑब्वियसली किसी छोटे बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपको माइलस्टोन्स की ज़रूरत पड़ती है। डे टू डे भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें, और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप के ऊपर और दुआ के ऊपर आपका यकीन होना चाहिए। ये वाली चीज़ जो होती है वो सबसे खूबसूरत होती है कि अगर आपको अल्लाह की ज़ात पे यकीन है और उसके बाद आपको अपने ऊपर यकीन है कि अच्छा कुछ गलत भी हो गया, हम उसे सही कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि खुदा आपको कभी हार नहीं देता है। अच्छा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आप जब ट्रेनिंग करवा रही होती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा माहौल बन जाता है कि इंसान अग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा, उस वक्त अपने आप को हम्बल कैसे करती हैं और काम कैसे करती हैं कि बस अब बड़ा मैं इस जगह खड़ी हुई हूँ
और मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐसा शो नहीं करवाना जिससे लगे कि मे बी शायद उनमें से कोई लेग पुलिंग कर रहा हो या आपको इरिटेट करने की जानबूझ के कोशिश कर रहा हो। उस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल कैसे करती हैं? अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, इस सवाल का जवाब मैं 2 हिस्सों में दूंगी। देखें, एक चीज़ है आपको अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है अगेन आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना है। इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब ये है कि आपको अपने पोटेंशियल का और अपनी लाइन का पता हो कि दिस इज, आई कैन नॉट गो फर्दर देन दैट, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस लाइन, क्योंकि वो फिर आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पे वहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी भी है साथ। आप अगर किसी एक पोजीशन के ऊपर हैं, इट कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको आंसरेबल होना है किसी को नहीं होना, अगर तो कम से कम अपने आप को तो होना ही है। क्योंकि इस तरह की इनएडवर्टेंट सिनेरियो में अगर आप फंस जाते हैं और अगर आप अपने इमोशंस के फ्लो में बह के कुछ भी बात कह जाते हैं तो बाद में आप खुद सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो शायद बहुत दफ़ा इस एक्सटेंट तक भी आप जा सकते हैं कि जी मैं तो इस काम करने के काबिल ही नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव द राइट इमोशनल कैपेसिटी टू डू इट। सो नंबर 1, यू हैव टू डिफाइन योर ओन बाउंड्री कि आपको किस हद तक किसी दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है और उसको बहुत पोलाइटली किस तरह से ब्रश अवे करना है। और नंबर 2, आपको अपने आप का भी पता होना चाहिए। वो जो हम इकबाल की खुद आगाही की बात, खुद शनासी की बात बार बार करते हैं, ख़ास तौर पे मैनेजमेंट हाउस तो इकबाल को रिवाइव करने में बहुत एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, विच इज़ कमेंडेबल ऑफ कोर्स। तो खुद शनासी जो है वो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर यही है कि आपको अपने अच्छाई का भी पता हो, बुराई का भी पता हो। इंटरव्यू में हम क्वेश्चंस करते हैं ना जी, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, और स्टूडेंट्स गूगल करके आंसर गए होते हैं तो वो कहते हैं कोई भी अच्छी सी बात जो है ना उसको वीकनेस बना के बता देते हैं, जी मैं लोगों पे भरोसा बड़ी जल्दी कर लेती हूँ। तो एक्चुअली में आपको अपनी वीकनेस पता होना, एक बहुत मशहूर कॉल है कि अ फॉल्ट कन्फेस्ड इज़ हाफ रीड्रेस्ड। अगर आप गलती मान लेते हैं ना, आधी गलती वहीं पे सही हो जाती है, आधा मसला वहीं रिजॉल्व हो जाता है। अगला आधा मसला क्या है कि आप क्या स्टेप्स लेते हो, कॉन्क्रीट स्टेप्स विद द राइट एक्शन प्लान उसको ठीक करने के लिए। सो ये 2 चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं तो फिर जब भी आप मैं ख़ास तौर पे अगर किसी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ, किसी ऐसी ऑडियंस को जो शायद हॉस्टल है या शायद वो मेरे से रिलेट नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे अगर ये 2 चीज़ें आप डिफ़ाइन कर लेते हो तो इट बिकम्स ईजी। ओके, अच्छा, सना खान की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? ओके, गुड। सो मेरी स्ट्रेंथ अगेन मेरे आसपास के जो पीयर्स हैं या जो कॉलीग्स हैं या सीनियर्स हैं उनके मुताबिक मैं बता रही हूँ, ऑब्वियसली, क्योंकि अपना सेल्फ एनालिसिस करना ना बहुत मुश्किल काम है, सबसे ज़्यादा मुश्किल। हाँ, ये वो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस लेना या एज अ थर्ड पर्सन अपने आप को बड़ा अनबायस्ड जज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन द कॉलीग्स, द सीनियर्स दैट आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर, उनके मुताबिक मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जिसने आज तक मुझे ज़िंदगी में हमेशा पुश किया है कुछ और करने के लिए, वो ये है कि मैं सेल्फ रिलायंट हूँ, रेजिलियंट हूँ, एंड आई एम वेरी डेडिकेटेड। जो काम दिमाग में घुस जाए ना, सुई फंस जाए कि बस ये करना है, तो फिर वो करना ही है। और फिर जब आप इतने ज़्यादा कमिटेड हो जाते हो किसी चीज़ के लिए तो फिर अल्लाह ताला भी उसके रिसोर्सेज बनाना शुरू कर देते हैं। बेशक। आफ्टर 5 ईयर आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 5 साल के बाद या 50 साल के बाद जो भी मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने आप को हमेशा एज ए लर्नर देखना चाहती हूँ। मैं कभी भी स्टैग्नेंट होना नहीं चाहती, कभी भी कांस्टेंट होना नहीं चाहती। मैं चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चली जाऊँ, ऑर्गेनाइजेशन में ना जाऊँ, घर पे बैठी हूँ, स्टे एट होम मॉम बन जाऊँ या हाउस मेकर बन जाऊँ, या मैं किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कैपेसिटी में काम कर रही हूँ, मैं हमेशा चाहूँगी, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मैं दुआ करती हूँ इस चीज़ के लिए कि अल्लाह ताला मुझे कभी भी उस तरह का गरूर या तकब्बुर में मुब्तला ना करे जहाँ पे मैं ये सोचूं कि मैंने सब कुछ सीख लिया, मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे कोई ना सिखाए। तो आई वॉन्ट टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ओके, कोई फेवरेट बुक ऐसी जिसको आप बार बार पढ़ना चाहती हैं और आपसे हर दफ़ा पढ़ने के बाद उसमें से कोई ऐसा एक की पॉइंट मिलता हो जो आपको मोटिवेट करता हो? देखें, किसी बुक लवर से ये पूछना कि एक फेवरेट किताब बता देंगे बहुत लिस्ट होती है, वो आप एक देखिए वो बदलती रहती है। वो इस तरह बदलती रहती है बिकॉज इट कम्स एंड गोज विद डिफरेंट फेजेस ऑफ योर लाइफ।
सो अगर आप 3 महीने पहले अगर मुझसे पूछ रही होती तो मैं एक्टिवली उस वक्त पाकिस्तान के जो उर्दू राइटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी, एक्टिवली ख़ास तौर पे जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं। तो उसमें नम्रा अहमद की राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो डाइजेस्ट राइटर्स का जो एक स्पेसिफिक वो एक डोमेन था ना, उसने उससे बहुत बाहर निकल के काम किया। पाकिस्तान के नॉवल राइटिंग को उसने एक बिल्कुल नई डायमेंशन दे दी। सो आई यूज्ड टू एडमायर हर वर्क, आई स्टिल डू। लेकिन आजकल जो मैं किताब पढ़ रही हूँ या जिस ऑथर की किताबें मैं पढ़ रही हूँ वो एडवर्ड डे बोनो है। तो साइकोलॉजी के लिए ख़ास तौर पे और एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए, या अगर ट्रेनिंग्स में हैं या पीपल स्किल्स आपको सीखनी है या कम्युनिकेशन सीखनी है, तो उनकी किताबें बहुत अच्छी हैं, पढ़नी चाहिए। तो आजकल आप वो वाली बुक्स पढ़ रही हैं? आजकल मैं रिवाइज़ कर रही हूँ जी एडवर्ड डे बोनो को। ओके, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि वो अमेज़ॉन पे करना चाहें, ई कॉमर्स जो है, बट उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है? मैट्रिक वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं या उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है? देखो सहर, आजकल इसका जवाब मैं इस बात से दूंगी कि आजकल एक कैंपेन चल रही है तालीम और हुनर साथ साथ। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये कैंपेन जो है उस क्वेश्चन का, उस बर्निंग क्वेश्चन का आंसर है जिसमें ट्रेनर्स, सेल्फ प्रोक्लेम ट्रेनर्स या बहुत सारे और जो एमेच्योर्स हैं इंडस्ट्री में, वो ये कहते हुए नज़र आते थे कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल के ऊपर काम करे। ठीक है, मेरा हमेशा ये कहना होता है कि डिग्री इज़ समथिंग दैट इज़ गोना गेट यू इन द डोर, दैट्स गोना ओपन द डोर्स फॉर यू, एंड स्किल इज समथिंग दैट्स गोना हेल्प यू सस्टेन व्हाटएवर प्रोजेक्ट और जॉब यू वर्किंग ऑन। तो एक के बगैर दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक चीज़ होती है ना प्री रेक्विजिट। अभी जैसे आपने पूछा कि कोर्सेज का प्री रेक्विजिट क्या है, मैं इसमें ये कहूँगी कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत ओपन एंडेड चीज़ है। इसमें आप बहुत दफ़ा अगर कोई सर्टन क्राइटेरिया नहीं भी रख रहे ना, उसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज मेरे कोर्स में एक मैट्रिक पास बच्चा भी आ रहा है, एक मिडिल पास बच्चा भी आ रहा है, या ओ लेवल्स किया हुआ है, या एक यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ हुआ बच्चा भी आ रहा है। यू हैव टू हैव द बेसिक सेंस, द राइट काइंड ऑफ बेस लाइन नॉलेज एंड द राइट काइंड एंड राइट अमाउंट ऑफ रिसर्च स्किल्स। अगर ये आपके पास हैं तो इट डज़ नॉट मैटर कि आप कौन सी वॉक ऑफ लाइफ से आ रहे हो, या आप 50 साल के हो या 15 साल के हो, या मिडिल एजड हो, मिड एज क्राइसिस का शिकार हो, या आप किसी ऐसे प्रोफेशन से आ रहे हो जहाँ पे इस तरह की पहले कोई नो हाउ नहीं थी। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें आपकी ज़मील में मौजूद हैं तो फिर आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ई कॉमर्स है, वेब डेवलपमेंट है, वो AI है, वो मशीन लर्निंग है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग है, आप सब कुछ सीख सकते हो। जो O लेवल और A लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनके गोल्स पहले से सेट होते हैं, उनके पेरेंट्स ने सब कुछ सेट किया हुआ होता है, उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना होता है, न्यू स्टार्टअप लेना होता है। तो लेकिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशन है इस वक्त, जो लोग सरवाइव कर रहे हैं वो डॉलर का रेट भी आपके सामने जो है, मतलब वो एजुकेशन के ऊपर लगाएं या स्किल डेवलपमेंट पे लगाएं, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपने बहुत खूबसूरत बात की और इस चीज़ को मर्ज कर दिया कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, ये दोनों चीज़ें अगर हो तो फिर एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनती है। देखिए सर, ये दोनों मेरे मानने में दोनों चीज़ें इंटरट्वाइंड हैं। ठीक है, दोनों में से कोई दे हैव टू को एग्जिस्ट इन टुडेज इकोनॉमी। ग्लोबल डायनामिक्स या जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स जिस तरह के चल रहे हैं ना, आप इसमें से किसी एक चीज़ को माइनस करके दूसरी चीज़ को 100% मैग्नीफाई नहीं कर सकते। दैट्स नॉट गोना गेट यू एनीवेयर। मैं जहाँ पे हम वेस्ट को बहुत पॉइंट आउट करते हैं या बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वेस्टर्न माशरा जहाँ बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ हमसे बहुत अच्छी रखता है और उस वजह से सर्वाइव भी कर रहा है इतनी बुराइयों के या इतनी डाउनफॉल्स के बावजूद, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके एजुकेशन सिस्टम में एक सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी है। व्हेन आई से इंक्लूसिविटी, इसका मतलब ये है कि कोई बच्चा अगर स्कूल, हाई स्कूल वगैरह में पढ़ रहा है, कॉलेज में जा रहा है, तो वो उसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ का भी एक्सपीरियंस ले रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ फील्ड वर्क, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये कि मैसेज तक वो अभी भी नहीं पहुंच रहे। अगर आप नॉर्मल लेवल के स्कूल्स में जा रहे हैं, गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर के हैं, वहाँ पे ना टीचर्स को उस तरह का एक्सपोजर है, और जाहिर बात है वो स्टूडेंट्स तक भी नहीं पहुँचा पा रहे उस चीज़ को। लेकिन व्हेन आई वाज इन माय स्कूल और कॉलेज लाइफ, आई यूज्ड टू थिंक कि स्टूडेंट्स को, अच्छा चले हमारी जी साइको एनालिसिस तो नहीं हो रहा, हमारे पास कोई काउंसलर नहीं है कॉलेज में, या कोई साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं है जो हमें ये बता सके कि बेटा आप इस चीज़ में अच्छे हो, आप इस चीज़ में आगे जा सकते हो। So what schools can do is कि they can send students to different professions and factories and field work and project work on rotation, और student हर जगह से 3 months का 2 months का experience लेके
और हैंड्स ऑन करके बाकायदा सीख सकते हैं फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। नंबर 1, उससे उनकी वो जो एक फॉल्स ईगो है वो ख़त्म हो जाएगी कि जी ये काम मेरे से बहुत छोटा है, मैं नहीं करूँगा, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा है ये चीज़ कि हम बिल्कुल ग्रास रूट से स्टार्ट नहीं करना चाहते, हमारी इज़्ज़त कम हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि उनको हर सेंस का, हर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी उनके पास मौजूद होगा। ये वही बात है जैसे स्टीव जॉब्स ने कनेक्टिंग द डॉट्स वाला एक थ्योरी दी थी कि व्हेन रेट्रोस्पेक्शन में जब आप देखते हो तो आपको वो सारी चीज़ें अब राइट नाउ वेयर एवर आई एम, एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स, इट मेक्स सेंस। मेरी अम्मी मुझे कहती थी, एमफिल से पहले मैंने 2 साल का गैप लिया, मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, ट्रेनिंग्स की, टीओटीज़ किए, हर वो कोर्स किया, हर वो पंगा लिया जिसका मुझे दिल करता था और मैं बायोलॉजी की वजह से नहीं कर पाती थी। तो एमफिल से पहले उन्होंने कहा कि आपके फ्रेंड्स तो एमफिल कर रहे हैं, वो तो पीएचडी कर लेंगे, व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर प्रेशियस ईयर्स। जहाँ पे आप पीएचडी कर सकती थी, पहुँच सकती थी, आप तो फ्रेंड्स से पीछे रह जाओगी। मेरा मानना ये कि ये कंपेटिटिव रेस नहीं है, कोई आगे नहीं जा रहा और कोई पीछे नहीं रह रहा। हर बंदा अपनी ज़िंदगी की टाइमलाइन में अपने हिसाब से बहुत अच्छा एक्सेल कर सकता है, सिर्फ उसके लिए कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, दिमाग चलाना ज़रूरी है, रिसर्च स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, कोई एक लास्ट मैसेज जो आप यूथ को देना चाहें? यही मेरा लास्ट मैसेज था कि जो भी काम आप कर रहे हैं कोशिश करें कि कम से कम उसको 1 साल डेडिकेटेड एफर्ट ज़रूर दें, पूरे दिल से दें, प्लान के साथ दें। अगर आपका एक्शन प्लान नहीं है और आप रैंडमली एफर्ट्स करें तो प्लान के बगैर वो फ्यूटाइल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास प्लान है लेकिन राइट काइंड ऑफ एफर्ट नहीं है तो भी आपका प्लान जो है वो काम नहीं करेगा। अल्टीमेटली आप फेलियर की तरफ जाते हैं और फिर फेलियर से डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाते हैं। उस सारी चीज़ को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में बदलें, रिसर्च स्किल के ऊपर काम करें और पर्सनल ग्रोथ कभी भी नहीं छोड़ें। आज हमारे साथ थे सना खान, जो ख़ुद बहुत खूबसूरत हैं और उनकी बातें उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो इस मैसेज से जो इनकी हमारे साथ कम्युनिकेशन हुई उससे आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट टाइम किसी और गेस्ट के साथ अचीवर्स टॉक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।